हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो पीईवी के द्वारा जेल पेहरी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, उसके बाद शारीरिक मापदंड क्या है, सिलेबस क्या है, साथ ही साथ आपको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं एग्ज़ाम को लेकर। और भी इसके अंदर मैं आपको एक-एक जो महत्वपूर्ण बात है इस नोटिफिकेशन की, वो सारी बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका वहाँ डाउट तो सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर जेल पेहरी परीक्षा 2020 निकाली गई है। ठीक है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो गया? 27 जुलाई 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि आज से। फिर आवेदन भरने की अंतिम तिथि देखिए तो 10 अगस्त है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया 27 जुलाई 2020 से। लास्ट डेट जो आपकी है 10 अगस्त 2020 है। आवेदन में अगर संशोधन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। संशोधन करने की तिथि भी आज से ही स्टार्ट है और आप ये 5 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, मतलब आप 15 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भैया, परीक्षा कब होगी? तो 3 से 10 नवंबर 2020 में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम कब होगी? तो एग्जाम आपकी 3 से 10 नवंबर के बीच होगी। फिर अगर हम बात कर ले परीक्षा शुल्क की, तो देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपीज है, 500 रुपए। और बाकी जो अन्य कैटेगरी, चाहे एससी हो, एसटी है, ओबीसी हो या निःशक्त जन हो, इनके लिए कितनी है? 250 रुपए है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब होगी। तो 3 से 10 है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। कितनी शिफ्ट में होगी? 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। और आपका कितने घंटे का पेपर होगा? तो देखिए 3 घंटे का उत्तर अंकित का समय, देखिए 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा आपको कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो उस पर भी मैं आपसे आगे बात करूंगा। देखिए अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम कब से रहेगा? 7 से 8 के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश होते हैं वो पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे, मतलब 8:50 से 9 बजे तक। और उत्तर अंकित का समय 9 से 12, 3 घंटे का रहेगा। फिर सेकंड पाली आपकी 12 से 1 में आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 1:50 से 2 बजे तक आपका निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और 2 से 5 बजे तक, कब से? 2 से 5 बजे तक आपका सेकंड शिफ्ट का टाइम रहेगा। तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में अब तक आ चुकी होगी कि वे फीस क्या है, साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, संशोधन की तिथि क्या है, फिर साथ ही साथ एग्ज़ाम कब होगी और कितने शिफ्ट में होगी, ये सब आपको मैंने बातें बता दी। अब बात करते हैं आगे, और भी सिलेबस पे बात करूँगा, शारीरिक मापदंड पे बात करूँगा, ऑनलाइन क्या दिशा निर्देश जारी किए उस पे मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगा, ताकि आपको फिर कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं। देखिए आपका आधार पंजीयन क्या है? अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ लोगों का आधार पंजीयन नहीं होता है या वेरिफिकेशन नहीं होता। तो मैं उनको कहूँगा कि आप आज ही जाके अपना फॉर्म भरें, ताकि अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हो तो आप क्या करें, अपने आधार को अपडेट करा ले। तो आधार लगभग 10 से 12 दिन में अपडेट हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं लास्ट डेट तक फॉर्म भर पाएंगे। तो आप ये अपना आधार को तुरंत ही, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये करा लें। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा के अंदर मूल फोटोयुक्त तो पहचान पत्र में आप क्या-क्या ले जा सकते हैं? तो आप देखिए सबसे पहले तो आप पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आप ले जा सकते हैं। और देखिए यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ई आधार मान्य होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल्य परिचय पत्र के अतिरिक्त, देखिए अगर आप परिचय पत्र के अतिरिक्त आपको क्या ले जाना रहेगा? आपको आधार कार्ड ले जा सकते हैं, या ई आधार कार्ड भी मान्य है। आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना भी आपको लिए क्या रहेगा? अनिवार्य है। परीक्षा के समय बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, मतलब जो लेट आएगा उसको आपको रिपोर्टिंग समय के अंदर ही पहुंच जाना है। उसके बाद आपको लेकर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, नकल पर्चे कुछ भी नहीं ले जाना है। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा है, तो अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र प्राप्त हो सकेगा। तो आवेदन पत्र क्रमांक, जो भी आप अपना फॉर्म भरेंगे उसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको संभाल के रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप आपका एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, काला बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। ठीक है, और जो आपका प्रवेश पत्र होगा वो आप मंडल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ और बातें हैं जो कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात, अगर मतलब आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक, मतलब आपको पूरे समय तक वहां रहना है, उसको छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जाता है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता
पूर्णतः प्रोविजनल होगी। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो इसलिए जो भी मतलब आपका अभी फॉर्म भरने के बाद जो होता है वो जो आपका पात्रता होती है कैसी होती है, प्रोविजनल होती है। ठीक है, अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब देखिए आपका जो ऑनलाइन जो रोजगार का पंजीयन ये भी आपका होना चाहिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती है तो आदिम जनजाति, बेगा, सहरिया, सहरिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बेगा, शहर या भारिया संबंधित खंडिकाएं विलोपित मान्य होगी। चलिए, ये उन्हीं की कैटेगरी के लिए एससी एसटी वालों के लिए है, विशेष रूप से बेगा, शहर या भारिया वालों के लिए है। तो आपको दो बातें महत्वपूर्ण है कि आधार का आपका ऑनलाइन पंजीयन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो रोजगार का पंजीयन वो भी आपको आपका अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फॉर्म शुरू में ही भर दें, स्टार्टिंग आज से ही हुई, आज ही भर दें, ताकि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर पाए। फिर भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, कितने पदों के लिए भर्ती है, सीधी भर्ती है 282 पदों के लिए। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद देखिए पद का नाम क्या है, पहरी है, कार्यपालिका वेतनमान है देखिए 5200 ग्रेड की है और 20,200 तक जाएगी, 1900 रुपये का ग्रेड पे है। सातवां वेतनमान रुपये 19,500 से 62,000 है। लेवल फॉर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार है ये। ठीक है, अब आरक्षण की बात कर लेते हो तो देखिए आरक्षण के लिए अंदर अगर अनारक्षित जो अनरिजर्व है उनके लिए कुल सीटों की बात करें तो 105 है। ठीक है, देखिए उसके अंदर भी बकायदे यहाँ पे बिना वर्ग वाले ओपन के लिए कितनी 33 है, महिला के लिए 14 है, होमगार्ड वालों के लिए ओपन में 11 है, महिला के लिए 5 है, भूतपूर्व जो सैनिक उनके लिए ओपन में 7 है, महिलाओं के लिए 3 है। कुल अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 105 सीटें हैं। ठीक है, टोटल आपको पोस्ट मैंने बता दी है 282। फिर चलिए बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, तो देखिए ये जो आपका 11 सीट है उसके अंदर देखिए, फिर उसके अंदर देखिए बिना वर्ग वाले के लिए 8 है, 3 महिला के लिए, बाकी होम गार्ड के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में कोई आपका नहीं बताएगा। फिर वहीं पर अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की बात करें तो 45 सीटें हैं यहाँ पर, जिसके अंदर ओपन में 18 है और 7 महिलाओं के लिए है। उसके बाद होमगार्ड की 5 है, महिला के लिए 2 है और भूतपूर्व सैनिक में ओपन में 3 है, एक महिला के लिए सीट है। तो इस तरह अनुसूचित जाति की 45 सीटें हैं, अनारक्षित कैटेगरी की 105 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है। अब अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, एसटी की तो इनकी 56 है, उसके अंदर ओपन में अगर आप देखेंगे बिना वर्ग वालों में 21 है, महिला 10 है, होमगार्ड की 6 ओपन में 6 है, महिलाओं के लिए 2 है, भूतपूर्व सैनिकों की 4 है और महिलाओं के लिए 2 है। टोटल 56 है, किसके लिए है, एसटी के लिए। अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 76 पोस्ट है और उसके अंदर अगर हम बात करें कि ओपन में अगर देखिए बिना वर्ग वालों में 30 है, महिलाओं के लिए उसमें 12 है, होमगार्ड में 8 है, ओपन में महिलाओं के लिए 3 है, भूतपूर्व सैनिकों में ओपन में 6 है, महिलाओं के लिए 2 है। तो इस तरह को टोटल अगर हम बात कर लें सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया कितनी सीट है, तो आपको 282। उसके अंदर अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल हर एक की कैटेगरी बिल्कुल आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको एसटी एससी के लिए कितनी है और ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, अनारक्षित के लिए कितनी है, ये पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे एक बार क्लीन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे आपसे। यहाँ पर उन्हें देखिए जो सीधी भर्ती जेल प्रहरी के अंदर देखिए जो संविदा कर्मचारी के लिए 20% आरक्षित किया गया है, यहाँ पर उनका भी वेरिफिकेशन, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर अनारक्षित की बात करें तो देखिए वहाँ पर 21 है उनके लिए, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर नहीं दिया गया है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 9 है वहाँ पर। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 11 है, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 15। इस तरह टोटल सीटें कितनी है, 56 है। ठीक है, 20% आरक्षण दिया गया है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए अगर आपको बात करें कितनी मतलब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो देखिए आपको 12वीं पास होना होगा। ठीक है, आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल, ये देखिए क्या है, कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। अगर पुरानी प्रणाली की बात करें तो हायर सेकेंडरी, और देखिए अभी देखा जाए तो हाई स्कूल है आपका। आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब शारीरिक मानदंड की बात कर लेते हैं, तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, सीना बिना फुला है, देखिए कितना है बिना फुला 83 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक है, आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य रुचि होना चाहिए, जो आंख बेस के अंदर देखी जाती है तो सामान्य अन्य होना चाहिए। देखिए उसके बाद देखिए शारीरिक दृष्टि के लिए उपयोग होना चाहिए, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह की कुछ यहाँ पर मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए बात कर लेते हैं और आपसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना। चलिए अब आरक्षण पे देखिए मैंने आपको एजुकेशन बता दिया 10+2 या हाई स्कूल आपको बता रखा है। उसके बाद अगर आपसे देखा जाए कि आरक्षण पे तो उसके मैंने आपको पोस्ट 2 भी बता दी। अब यहाँ पर आरक्षण पे बात करें तो देखिए किसको कितना दिया गया है। अनुसूचित जनजाति को 20 है, जाति को 16 है, ओबीसी को 27 है और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 10% है। तो ये पूरे यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इसे डिटेल नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं आयु की, तो आवेदक पुरुष के लिए सामान्य श्रेणी में 18 है और अधिकतम 33 है। और अगर महिला आवेदक है अनारक्षित वर्ग में या पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, पिछड़ा वर्ग हो, इन सब के लिए देखिए कितना है 38 वर्ष आयु, ठीक है। तो मतलब जो पुरुष हैं कौन से अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 33 है, बाकी सभी के लिए 38 वर्ष की आयु है, ठीक है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप कौन कौन सी छूट दी जाएगी, इसे हम एक बार देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति और देखिए एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों में संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन इसके तहत 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। विक्रम पुरस्कार से जो सम्मानित होते हैं खिलाड़ी उनको भी 5 वर्ष की छूट है। चलिए और आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। सिलेबस भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर का है, आरक्षण किसको कितना दिया गया ये भी मैंने आपको बता दिया, पोस्ट बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा के चरण की। पहला चरण लिखित परीक्षा है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो पीईबी है, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ठीक है। कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। कितने को अंक का होगा, 100 अंक का। मतलब हर क्वेश्चन कितने अंक का है, 1 अंक का है। 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। देखिए 2 घंटे की अवधि का, ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 घंटे की अवधि, वहां पर वो जो 9 से 12 है तो आप सोच रहे होंगे कि 3 घंटे, तो देखिए यहाँ 2 घंटे बिल्कुल क्लियर मेंशन है यहाँ पर कि 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के मतलब 10वीं स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है, कि भैया आपका क्या लेवल तक की एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से ये आपका बिल्कुल है। और भी मैं आपको, और जो फिर बनेगी लिस्ट वो किससे, मेरिट के हिसाब से बनेगी। यहाँ मैंने आपको बता दिया लिखित परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, 5 सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान। इनका लेवल किस तक का होगा, 10वीं तक का होगा, ठीक है। गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान है आपका। चलिए और बात कर लेते हैं पहला चरण तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया। जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करेंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके हिसाब से फिर उनका क्या होगा, शारीरिक परीक्षण होगा। उसके बाद फिर क्या होगी, सूची जारी की जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। 800 मीटर की दौड़ है आपकी, ठीक है। उसके लिए अगर पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकंड है, महिलाओं को 4 मिनट है, भूतपूर्व सैनिकों को 3 मिनट 15 सेकंड है। फिर आपको गोला भी फेंकना, मतलब 800 मीटर आपको दौड़ना है, पुरुष को 2 मिनट 50 सेकंड में, महिलाओं को 4 मिनट में, और जो भूतपूर्व सैनिक उनको 3 मिनट 15 सेकंड में। गोला फेंकना है आपको, कितना फेंकना है, 20 फीट फेंकना है। गोले का वजन कितना रहेगा, 60 किलो 260 किलोग्राम रहेगा। और 20 फीट फेंकना है आपको। वहीं अगर महिला की बात करें तो उनको 16 फीट और 4 किलोग्राम का होगा। और इनको 15 फीट फेंकना है भूतपूर्व सैनिकों को, इनका भी वजन सेम रहेगा, ठीक है, 7 किलो और 260 ग्राम, ठीक है। आप अगर किसी भी स्तर पे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपको, मतलब आपको ये भी जो भी शारीरिक मापदंड है, आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको शारीरिक मापदंड भी सारे रखना है, उसके साथ आपको दौड़ और गोला फेंक भी क्वालिफाई करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। आपको मैंने बता दिया आपकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह भी क्या क्या लगेंगे, उस पर भी अगर आपको कुछ मुझसे पूछना तो आप पूछ सकते हैं। मैं भी आपको सारी इंपॉर्टेंट जो आपको एक नोटिफिकेशन में जानना चाहिए वो सारी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपका जो देखिए परीक्षा हाल में ले जाना है, क्या क्या ले जाना आपको, एक तो ना जो आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड करेंगे प्रवेश पत्र वो ले जाना पड़ेगा, एक काला बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है। उसके बाद फोटो युक्त मूल पहचान पत्र लेके जाना है, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी हस्ताक्षरित अंक सूची, मैं फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक ले जाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं होगा, ठीक है। ई आधार का मतलब जो लोग उन जैसे दिखा देते हैं मोबाइल वगैरह में इस तरह की चीजें, ई आधार मान्य नहीं होगा। 3 चीजें ले जाना है, एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, काला बाल पॉइंट पेन लेकर जाना रहेगा आपको, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, ठीक है, मतलब फिजिकल कॉपी में ओरिजिनल लेके जाना रहेगा, ठीक है, ये बात है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपसे
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कि मूल्यांकन पद्धति कैसी होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पे 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपके मैं सारे डाउट क्लियर करते जा रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। और फिर भी देखिए परीक्षा का जो परिणाम होगा नॉर्मलाइजेशन पद्धति से होगा। नॉर्मलाइजेशन पद्धति क्या होती है, देखिए 3 नवंबर से 10 नवंबर तक आपकी एग्जाम चलेगी, लगभग 8 दिन आपकी एग्जाम चलेगी। तो क्या होता है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है, किसी शिफ्ट का पेपर टफ आता है, किसी पूरी ही शिफ्ट का पेपर कठिन आता है, किसी दिन पूरी शिफ्ट का पेपर सरल आता है। तो ये थोड़ा सा मतलब 8 दिन में ऐसे इस तरह का चेंजेस करता रहता है पीईबी। तो बाद में क्या होता है, जो पेपर टफ होता है उनका लिए नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है, उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जिस दिन का पेपर सरल होता है उस दिन के नॉर्मलाइजेशन में जब वो जाते हैं तो मार्क्स क्या होता है, जैसे जो पेपर सरल है तो कम हो जाते हैं, पेपर टफ है तो फिर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो वो दो कई बार तो 1 नंबर से लेकर 4 से 5 नंबर तक का अंतर आता है। तो आपको इस ये यहाँ पर उन्होंने यही आपको क्लियर किया कि नॉर्मलाइजेशन से होगा। बकायदे उन्होंने उनका फॉर्मूला वगैरह सब आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 5 इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट का स्तर क्या होगा, 10वीं स्तर तक का होगा। एग्जाम 3 से 10 नवंबर तक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आप देखिए आप एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को कौन कौन से निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन करके संलग्न करने हैं। इनके अभाव में आवेदन पत्र क्या होगा, स्वीकार नहीं होगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जब आप फॉर्म भरने जाएं तो कई बार आपको खुद ही कॉल करके पूछना पड़ता है कि सर मतलब जिनके यहाँ भी आप फॉर्म भरते हैं उनके क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या क्या लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप 2 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो आपका कलर फोटो, एक आपकी साइन, एक स्वयं की हस्तलिपि मतलब आपको खुद की हैंडराइटिंग में जो प्रारूप है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा प्रारूप आपको भरना है। उसके बाद ये क्या होगा, तीनों चीज फोटो, साइन और आपका जो प्रारूप है इसको संलग्न मतलब स्कैन करना रहेगा आपको और अटैच करना पड़ा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि के लिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, 8वीं या 10वीं या 12वीं की अंक सूची को स्कैन कराना रहेगा। तो मतलब आप कोई भी तीनों में से कोई भी एक मार्कशीट को आप ले जा सकते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी 10 जो भी मतलब बच्चों ने 2012 के बाद जिन्होंने पास किया उनके साथ क्या है कि ये 10वीं और 12वीं दोनों में डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट थे उनकी 12वीं में नहीं आती, केवल 10वीं में आती। तो आप डेट ऑफ बर्थ देख लें। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी लगाना रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको स्कैन करके ले जाना, मतलब आप फॉर्म भरते समय एक तो जाति प्रमाण पत्र ले जाएंगे, कलर और फोटो ले जाएंगे, आप साइन ले जाएंगे, प्रारूप टू स्कैन करके अपलोड कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ के 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं की कोई भी एक मार्कशीट आप स्कैन करके अपलोड कर देंगे। इस तरह आपको ये हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र का फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी दिशा निर्देश है। ये आपको उतने रिलेवेंट नहीं है, ये आप जहाँ भी फॉर्म भरेंगे वो खुद ही अपलोड कर देते हैं। चलिए उसके बाद अब बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। एक बार मैं आपको और ध्यान दिला देता हूँ सिलेबस पे, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है और आपने तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं, एक बार ये मैं आपको फिर बता दूं। आवेदन पत्र भरने की देखिए 27 तारीख से भरेंगे, मतलब आज से आखिरी तारीख 10 अगस्त से। फॉर्म भरने के लिए 15 दिन दिए हैं आपको। और ठीक है, संशोधन करने के लिए देखिए वहाँ पर आप आज से ही संशोधन भी कर सकते हो और आखिरी तारीख एक 15 अगस्त रहेगी। तो मतलब आपको संशोधन करने के लिए 20 दिन दिए हैं, फॉर्म भरने के लिए 15 दिन दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण प्रथम ये 2 पाली में होगी, ये भी मैंने आपको बताया। 3 से 10 नवंबर होगी, अवधि 3 घंटे होगी। ठीक है, समय 9 से 12 होगा, दोपहर 2 से 5 होगा। अधिकतम अंक 200। ठीक है, अधिकतम अंक 200। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा था 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक रहेगा। थोड़ा सा तो डाउट है यहाँ पर, तो इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फीस मैंने आपको बता दी थी। रिजर्व कैटेगरी 500 है, बाकी सभी के लिए 250 रुपये रहेगी। और कुछ आपके पोर्टल चार्जेस हैं देखिए जो आपको पे करना रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम सेंटर पे। तो एग्जाम सेंटर कितने हैं, देखिए टोटल 26 जिलों को ही अधिकृत किया गया है। उसके अंदर कौन कौन से, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, नीमच है, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट 16 शहर को अधिकृत किया गया है। ठीक है, आपकी एग्जाम 3 से 10 नवंबर है। ठीक है, देखो परीक्षा के अंदर परीक्षा प्रारंभ के 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। फिर भी आपको एक बार फिर मैंने दिशा निर्देश बता दिए हैं। ठीक है, परीक्षा तिथि पर परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, और अगर बायोमेट्रिक सत्यापन कई लोगों का वहाँ नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को
टीएसी के द्वितीय भाग की प्रविष्टि को भरकर लाना अनिवार्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं टीएसी के ये देख, ठीक है, ये भी भर के लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। पीईबी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के मॉक टेस्ट भी आपको पीईबी की साइट पर उपलब्ध करा देते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा पूर्व अभ्यास कर सकते हैं। पीईबी कार्यालय में आवेदक के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया की, और आप जो पीईबी के कुछ कार्यालय भी होते हैं वहाँ जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नहीं कुछ ऑनलाइन वगैरह एग्जाम दिए, तो उनको फियर को दूर करने के लिए इस तरह की पीईबी व्यवस्था करता है। अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिए उपलब्ध 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिए अनिवार्य होगा। पीईबी की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र और मॉडल उत्तर प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, परीक्षा समाप्त होने के बाद, मतलब 10 तारीख को परीक्षा समाप्त होगी उसके बाद, ठीक है। जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उसके उत्तर विकल्पों के संबंध अपना अभ्यावेदन निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा। अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदनों पर विचार उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी आदर्श उत्तर तैयार किए जाएंगे, ठीक है, जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक जो पहचान पत्र और पासवर्ड है उसको संभाल कर रखें, ठीक है। परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किए जाने पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी आपको बता दिया मैंने। नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थिति के अनुसार, ये बोल रही है कि अगर परिस्थितियां कुछ चेंज होगी तो आपकी जो डेट ऑफ एग्जाम है ये भी चेंज की जा सकती है। परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ये वही बात है। अभ्यर्थियों केवल मूल फोटो की पहचान पत्र रखने की ही परीक्षा में होगी, ठीक है। ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट UAIDA के द्वारा सत्यापित होने पर ही मान्य होगा। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वालों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए 100 कुल अंक यहाँ पर 100 लिख रहा है, ठीक है, और ये 5 सब्जेक्ट दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं प्लस 10+2 प्रणाली के अंदर हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम। ये बात याद रखना आपको कि देखिए जो लेवल होगा सिलेबस का वो 10वीं स्तर तक का है। सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है। 100 अंक, कुल 100 अंक है, ठीक है। क्वेश्चन भी 100, अंक भी 100। लेकिन वहां पर आपको देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक डाउट था जो, तो आपको ये डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। अगर कुछ होगा तो क्लेरिफिकेशन बकायदा पीईबी जारी कर देगा। और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सी बुक्स से तैयारी करना है, ये इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं जीएस पे भी कुछ क्वेश्चन से डालूंगा जो, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से तैयारी करना है आपके लिए, ठीक है। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ एक, चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है वो फॉर्म भर दे, क्योंकि काफ़ी कम समय है जिसमें आपको रोजगार का पंजीयन वगैरह जिनका नहीं है वो तो ऑनलाइन आजकल हो जाता है, तो उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आधार आपका अपडेट है कि नहीं वो आप जरूर चेक कर लें। इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही ये फॉर्म फिल कर दें। चलिए कोई बात नहीं, उस पर भी अगर मैं एक बार और चेक करके आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8962429653। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे आप शेयर करें, लाइक करें, और मैं जल्द ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।